नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके सामने। एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और जैसे कि अभी हमारा यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन जो आने वाला है, जो कि 1 नवंबर को है, तो उसके लिए भी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। मैं व्हाट्सएप पे अधिकतर ऑनलाइन रहता हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 हमने सेट फर्स्ट और सेकंड सेट कर लिया था, और आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेट थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ थ्योडेलाइट। हम स्पायर टेस्ट से कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट थ्योडेलाइट का करते हैं? एडजस्टमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस, या एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स, या एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो इसमें हम जो स्पायर टेस्ट यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है, और एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये क्या है, इसमें मैं बेसिकली क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है इंस्ट्रूमेंट में, जो आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है, इसको हम इसमें से हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर मेकिंग प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रिसाइज मेजरमेंट मेजर करने के लिए हम इसके जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो this is done in Spire test. Hence correct answer will be A is the right answer for this question. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। If a tripod settles in the interval that elapses between taking a backside reading and the following foresight reading, then the elevation of the turning point. अब टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा? एक्चुअली जो करेक्ट बैक साइड होती है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से बैक साइड मेजर करते हैं। यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट वी मेजर बैक साइड। फिर अगर ट्राइपॉड सेटल कर गया, देन द रीडिंग ऑफ फॉर द फोर साइड विल कम आउट टू बी लेस। यानी कि अगर हमारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, ये अगर सेटल कर जा रहा है, तो जो फोर साइड की आपने रीडिंग लोगे, दैट विल बी कम आउट टू लेस। यानी कि ये आपकी वैल्यू विल बिकम लेस, वैल्यू विल बी लेस। हैंस जब वैल्यू कम हो जाएगी, दस मेकिंग द एलिवेशन स्लाइटली हायर। जो एलिवेशन होगा तो इसका एलिवेशन स्लाइटली हायर हो जाएगा। हैंस द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? इट विल इंक्रीज, द एलिवेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्यों? बिकॉज यहाँ के वैल्यू जब कम हो जाएगी, तो वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसका एलिवेशन जो है बढ़ा जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हैंस द टर्निंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा, दैट विल इंक्रीज। हैंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस मेथड ऑफ ट्रैवर्स करेक्शन इज यूज फॉर। अब एक्सेस मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पर अडॉप्ट करते हैं? हम वहाँ एक्सेस मेथड, पहला ऑप्शन देखते हैं। द लेंथ आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, the angles are measured very accurately, the percentage error in angles and length is same, या neither angles nor length are measured accurately। बेसिकली एक्सेस मेथड हमको अडॉप्ट करते हैं जब एंगल्स आपके बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करते हैं। व्हेन एंगल्स आर मेजर्ड एक्यूरेटली, व्हेन द एंगल्स आर मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सेस मेथड का। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ए फॉर एक्सेस एंड ए फॉर एंगल। ठीक है, तो एक्सेस मेथड जो होता है वो एंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको ताकि काफ़ी एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। हैंस जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो लेंथ में अप्लाई करेंगे। जब हमारा एंगल्स को मेजर करने के लिए अप्लाई किया जाता है, तो हम जो करेक्शंस अप्लाई करेंगे, करेक्शंस विल बी अप्लाइड ओनली टू लेंथ, applied only to length. Hence हमसे क्या पूछा है? Axis method of traverse correction is used when the angles are measured very accurately। जब हम angles को बहुत ही accurately measure करते हैं, तब हम axis method का इस्तेमाल करते हैं। Hence B is the right answer for this question। अगला देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर RL हमको दे रखा है, रिड्यूस लेवल हमको दे रखा है, इट इज़ ऑफ बेंचमार्क, किसी भी बेंचमार्क का हमको रिड्यूस लेवल दे रखा है 100 मीटर। द बैक साइड हमको दे रखा है 1.215 मीटर, एंड द फोर साइड इज 1.870 मीटर। द रिड्यूस लेवल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन का रिड्यूस लेवल कितना आएगा? आइए देख लेते हैं। अगर हम डायग्राम बना के इसको सॉल्व करें, तो कुछ इस तरीके से ही सॉल्व होगा। जैसे कि ये आपका हो गया
ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका आपका बेंचमार्क पॉइंट है, और जिसका आपका रिड्यूस लेवल होगा कितना, दिस विल बी RL आपका दिया हुआ है 100, ठीक है। अब बैक साइड की रीडिंग आपको कितनी दे रखी है, 1.215 मीटर, यानी कि अगर आपने इसको मेजर किया तो ये बैक साइड, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड की रीडिंग आपने ली स्ट्रेट में, तो ये जो आपकी रीडिंग आई है ये आई है 1.215 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपने इसी से फॉरवर्ड साइड की स्टेशन ली, तो जब आपने इससे जब आपने फॉरवर्ड का स्टेशन का रीडिंग लिया तो ये आपका आया ऑलमोस्ट 1.875 मीटर, 1.870, दिस इज 1.870 मीटर, ये आपका 1.70 मीटर आपकी रीडिंग आई। यानी कि जब ये ज़्यादा बड़ी हुई है, हेंस यहाँ पे दिस जो इसका एलिवेशन है ये स्लाइटली बड़ा है, हेंस दिस विल रिड्यूस लाइक दिस, तो इस आपका यह आपकी रीडिंग आ गई 1.875 मीटर। तो यहाँ पे दिस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं दिस इज RL2 एंड दिस पॉइंट कैन सेट एज RL, और ये आपकी कौन सी रीडिंग है, बैक साइड रीडिंग है, और इसको हम कह सकते हैं RL3 भी इसको कहा जा सकता है। अब हमको निकालना है, उसने पूछा है द बैक साइड रीडिंग द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन, यानी कि हमको RL2 की वैल्यू निकालनी है कि RL2 की वैल्यू कितनी है। अब हम इसको अगर सिंपली अगर फिगर से देख के सॉल्व करें तो ईजिली हो जाएगा हमारा, जैसे कि आपको ये RL2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप 100 में से ये डिफरेंस घटा दोगे तो आपको RL2 मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस हमको कैसे मिलेगा, ये अगर मान लें H है तो दिस वैल्यू ऑफ H विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 1.870 माइनस 1.215। अगर हम वैल्यू घटा दें तो दिस विल बी, और इस वैल्यू को ये आपकी हो गई H2 की वैल्यू। नाउ अब इस H वैल्यू को हम 100 में से घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो RL है रिड्यूस लेवल वो 100 है, 100 में से अगर हमने इतनी वैल्यू घटा दी तो हमें RL2 इस स्टेशन का RL2 मिल जाएगा। सो RL2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस H। तो अब अगर 100 माइनस हमने H किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 100 माइनस 1.870 माइनस 1.215 वैल्यू, तो ये आपकी आ गया ऑलमोस्ट 99.345 मीटर, ये 99.345 मीटर आ गई। हेंस RL2 की वैल्यू विल बी व्हाट, 99.345 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इसको आप इजीली डायग्राम्स के थ्रू, अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो ये डायग्राम से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ अ कंपाउंड कर्व इज नोन एज। अब ऐसा कर्व जो हम दो ब्रांचेस कंपाउंड कर्व के दो ब्रांचेस के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट कर्व है, ये आपका सर्कुलर कर्व है, तो हम इसको बीच में जो ज्वाइन करते हैं जिस कर्व से, ये आपका इन्फिनिटी रेडियस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इट विल बी इन्फिनिटी रेडियस, और ये आपका होता है R रेडियस के। तो ये जो कर्व होता है दिस कर्व इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व, दिस कर्व इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व, जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के पहले, ताकि जो हमारा जो हम सर्कुलर कर्व को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस अगर हमने डायरेक्टली सर्कुलर कर्व को इंट्रोड्यूस करा दिया तो उतना स्मूथली रन ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन अगर हमने एक ट्रांजिशन जोन के तहत हमने सर्कुलर कर्व में इंट्रोडक्शन कराया तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लो होगा दैट विल बी वेरी स्मूथ वेरिंग होगा, ठीक है। तो स्मूथली यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर स्मूथली वेरिंग ऑफ ट्रैफिक, या फिर कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिशन कर्व विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। Contour lines of different elevation can unite to form one line only in the case of। अब contour lines हैं, contour lines होता क्या है, these are the lines, these are the contour lines कुछ imaginary lines होती हैं, these are the imaginary lines which show the elevation of any point, जो हमें elevation बताती हैं किसी point का, elevation of any point which shows the elevation of any point, ये हमको elevation बताते हैं किसी point का, ठीक है। Hence therefore अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, अब हम क्लिफ में अगर मैप में अगर इसको हम प्लॉट करें
तो हमें क्लिफ पता है क्या होता है। क्लिफ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्लिफ एक स्ट्रेटा होता है रॉक का जो वर्टिकल होता है, जो एकदम स्ट्रेट होता है। अब एकदम वर्टिकल स्ट्रेट है तो जो स्ट्रेटा एकदम रॉक का स्ट्रेट है, क्लिफ है, तो उसमें क्या होगा, जो आप मैप पे लाइंस प्लॉट करोगे इट विल बी फॉल ऑन द सेम लाइन, मतलब वो एक ही लाइन पर फॉल करेगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके एक ही लाइन पर फॉल करेंगे। हेंस इन दिस केस व्हेन द डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल क्लिफ में ही पॉसिबल है कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करें। हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड विच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स इन द मेजरमेंट ऑफ एरियाज, जो हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है इन मेजरमेंट ऑफ एरियाज, कौन सा मेथड होता है। दिस इज़ द सिम्पसन्स 1/3 रूल, यानी कि सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्डर होता है एरर का दैट इज इक्वल टू 4, और जो ट्रेपेजॉइडल मेथड होता है इसमें जो एरर का ऑर्डर ऑलमोस्ट 2 होता है, एंड जो अदर मेथड्स हैं जैसे एवरेज ऑर्डिनेट मेथड रूल हो गया और मिड ऑर्डिनेट रूल हो गया, इसमें भी आपका जो ऑर्डर होता है लेस दैन 2 ही रहता है। हेंस तो करेक्ट जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ एरियाज दैट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि इसमें जो आपका एरर ऑफ ऑर्डर होता है दैट इज एरर ऑफ ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 4। आपका एरर ऑफ ऑर्डर जो आता है 4 के बराबर होता है, और बाकी जितने भी हैं इनमें या तो 2 होगा या तो और लेस दैन 2 से कम होगा। हेंस बी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल दे रखी है हमको 35% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है आपको 2.7। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हमें पूछी हुई है, तो हमको अगर हम फॉर्मूला बताएं तो गामा डी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड वाटर कंटेंट का। दिस इज फॉर बल्क डेंसिटी, दिस फॉर्मूला इज फॉर बल्क डेंसिटी। हमको ड्राई डेंसिटी का पूछा है दैट इज गामा डी, और ड्राई डेंसिटी पूछा है, वो ड्राई डेंसिटी के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 0 हो जाएगा, तो वाई डी विल बी इक्वल टू व्हाट, जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब हमको यहाँ पे दे रखा है सॉइल सैंपल की पोरोसिटी दे रखी है, दैट इज जो वैल्यू दे रखी है हमको, दिस वैल्यू इज गिवन एज एन। तो एन की वैल्यू हमको दे रखी है 0.35, परसेंटेज में दे रखी तो हमने 0.35 ले ली। तो इससे पोरोसिटी से हम वॉइड रेशियो ई निकाल सकते हैं, कैसे, एन अपॉन 1 माइनस एन फॉर्मूला यूज करके। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल टू 0.538 ई इज इक्वल टू 0.538। तो आपका ई की वैल्यू पता चल गई हमको, और जी की वैल्यू दी हुई है 2.7, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको 1 एडॉप्ट कर लोगे क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो गामा की वैल्यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करोगे आप तो गामा डी की वैल्यू जो आएगी दिस विल बी इक्वल टू, जी की वैल्यू हमको 2.7 दे रखी है, 1 प्लस ई जो दे रखा है आपको, ई कितना था 0.538 आया था, और गामा डब्ल्यू आपका 1 दिया हुआ है, तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे दिस विल कम एज 1.755 ग्राम पर सीसी विल बी द करेक्ट आंसर। हेंस आपका ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। यूनिफॉर्म द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय, तो सी यू की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू D60 अपॉन D10 होती है, ये आप याद रखना। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल मास लाइज बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, जो आपका नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, तो सॉइल मास आपका किस स्टेट में होगा। अगर हम फिगर डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पे हम वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम इस वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ जो जैसा जैसा आपका वाटर कंटेंट होगा वैसे वैसे आपकी स्टेट होगी। अब आपका एक पर्टिकुलर मान लीजिए ये सैचुरेशन लिमिट है, ये प्लास्टिक वाटर कंटेंट है,
और ये आपका लिक्विड लिमिट है। तो लिक्विड लिमिट के बाहर जितना भी आएगा दिस विल बी द लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड अगर लिक्विड लिमिट से और वाटर कम हुआ तो इट विल बी इन प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट से कम और कम हुआ तो दैट विल बी इन सेमी सॉलिड स्टेट, और सेमी सॉलिड से भी कम हुआ तो इट विल बी इन अ सॉलिड स्टेट। तो ये आपका सॉलिड स्टेट में आपका हो गया। अब क्या है, तो सॉइल मास जब आपका वो इसमें दिया हुआ है क्योंकि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है ऑफ सॉइल मास वो लाई कर रहा है बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रहा है। हेंस दो आपका जो सॉइल मास होगा तो लिक्विड लिमिट आपकी ये है और प्लास्टिक लिमिट आपकी ये है, तो जो आपका सॉइल मास होगा दैट विल बी इन प्लास्टिक स्टेट। ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि अगर आपका सैचुरेशन लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में हो तो क्या होगा, सेमी सॉलिड स्टेट। तो आप इस डायग्राम को बना करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, डिस्चार्ज टू द बॉडी ऑफ एन अर्दन डैम मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फ्लो नेट। अब जो फ्लो नेट का फॉर्मूला होता है दैट इज वी नो एज Q इज इक्वल टू के आई इंटू ए। अब के क्या है, के इज द परमेबिलिटी कांस्टेंट एंड और जो आपका आई होता है दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, that is represented by H upon ND where ND is what, ND is the equipotential यहाँ पे दिया हुआ है number of potential drop and into एरिया आपका होता है NF into 1। तो आपका एरिया हो गया NF into 1। तो इसमें आपका NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो फील्ड्स, जो आपकी फ्लो फील्ड्स होती हैं NF दैट इज रिप्रेजेंट्स द NF। हेंस Q की वैल्यू क्या होगी आपकी KH NF अपॉन ND। हेंस उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं K डॉट एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी। तो आपने फिगर में देख सकते हैं कि हम वैल्यू किस में मैच करेगी, K डॉट एच एन एफ अपॉन एन डी दैट इज C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप, और ये जो लॉ होती है जो फॉर्मूला बेस्ड है किस लॉ पे आधारित है, दैट इज दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन डार्शीज लॉ। इसको हम डार्शीज लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ अ सॉइल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 दे रखा है और वॉइड रेशियो आपको 0.67 दे रखा है। तो अगर आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता होगा तो आपको एग्जैक्टली इजीली आंसर निकाल लोगे। ICR इज वॉल्ट GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। तो GS कितना हो गया आपका, GS आपको दे रखा है 2.67 और आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E वैल्यू दे रखी है आपकी 0.67। तो आपका ये आ गया 1.67 अपॉन 1.67 कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1। हेंस ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज द परमेबिलिटी। अब हमें पता है जो कार्बन कॉजनी इक्वेशन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कार्बन परमेबिलिटी के लिए जो इक्वेशन होती है दैट इज कार्बन कॉजनी इक्वेशन एंड K इज इक्वल टू 1 अपॉन K नॉट KF एंड इट इज इनटू E पर Q अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W अपॉन म्यू एंड इंटू SS स्क्वायर भी आपका ये होता है। तो ये आपकी रिप्रेजेंट होती है कार्बन कॉजनी इक्वेशन, दिस इज नोन एज कार्बन कॉजनी इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हो जो आपका K होता है दिस K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा W। हेंस अगर पर यूनिट वेट ज़्यादा होगा तो आपकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। हेंस B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि आप देखा आपने कि आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिट वेट के, और अगर यूनिट वेट बढ़ेगा तो परमेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमेना व्हेन द सॉइल लूजेज इट्स शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के कारण जब अपनी सॉइल जो है पूरा जो शियर स्ट्रेंथ लूज कर जाती है उस फिनोमेना को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन इज अ फिनोमेना वेयर बाय वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशंस के कारण जो पोर वाटर प्रेशर होता है दैट बिकम्स इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस। जो आपका पोर वाटर प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस। ये आपका टोटल स्ट्रेस के
बराबर हो जाता है। हेंस अब टोटल स्ट्रेस बराबर हो गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम इक्वल टू जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी जीरो के बराबर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस। हमको पता है तो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है दैट इज टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार टैन फाई। आपको पता है शेयर स्ट्रेंथ होता है, दिस इज द शेयर स्ट्रेंथ फॉर्मूला। ठीक है, अब जो आपकी स्ट्रेंथ होती है सॉइल की डिपेंड करती है इफेक्टिव स्ट्रेस पे, सिग्मा बार पे डिपेंड कर रही है। और अगर सिग्मा बार आपका जीरो है तो आपका स्ट्रेंथ भी आपका एकदम लूज हो जाएगी सॉइल की, हेंस इट विल लूज ऑल इट्स स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज दैट इज, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन। तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज इक्वल टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ अ लेक्चर सीरीज। आप यहाँ पे हमने क्वेश्चंस जो लेने थे वो हमने ले लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।